नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अभी जब से ईरान और यूएस के बीच में वॉर हो रही है, आपने जब से ज़रूर नोटिस किया होगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो ट्रम्प के खिलाफ रहे हैं इस पूरी वॉर में। मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की लिंक आ जाएगी, आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखें या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें कि ट्रम्प और नेटो के बीच में क्या-क्या दिक्कतें हुई, क्या उनके बीच में कौन से ऐसे टेंशन्स हैं जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं नेटो पे, और इसमें भारत का क्या फ़ायदा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर हम अब इस वीडियो पे आएँ, तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ईयू या फिर नेटो कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ रहे हैं अभी तक यूएस के इस वॉर में। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि इटली सस्पेंड्स डिफेंस एग्रीमेंट विद इजराइल। यहाँ पे इटली का जो अराउंड 20 साल पुराना जो डिफेंस एग्रीमेंट था इजराइल के साथ, वो सस्पेंड हो चुका है। तो इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या था और इससे क्या फायदा क्या नुकसान और आगे चल के ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि इटली अपना लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट जो इसराइल के साथ था उसे रिन्यू नहीं करेंगे, कि इस एग्रीमेंट में ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्लॉज था जिसको अब ऑफिशियली इटली ने ब्लॉक कर दिया है। तो अभी इसका कदम करंट स्टेटस देखें तो ये अभी सस्पेंशन पे है, इसका मतलब पॉज पे, रादर देन अ परमानेंट टर्मिनेशन। मतलब ये एक तरीके से इस पे रोक लगा दी गई है अभी के लिए इटली के द्वारा। इटली ने इस एग्रीमेंट को होल्ड पे डाला है। इटली ने इस एग्रीमेंट को होल्ड पे क्यों डाला है? आफ्टर सीइंग दी ह्यूमैनिटेरियन एंड सिक्योरिटी कंडीशंस, जिसकी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। वो भी बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये डिफेंस एग्रीमेंट था क्या। तो सबसे पहले ये जो साइन करा गया था वो करा गया था साल 2003 में, और फिर इसे जो रेटिफाई करा गया था वो करा गया था साल 2005 में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो बहुत समय तक या फिर लॉन्ग टर्म चलता रहे। जिसके की प्लस क्या थे, एक तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जो इटालियन और इजरायली आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करें, और दूसरा टेक्नोलॉजी शेयरिंग, वो एक दूसरे के साथ अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी शेयर करें। तीसरा आर्म्स की ट्रेडिंग, और चौथा इंटेलिजेंस, कॉपरेशन इन ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो इस पूरे डिफेंस एग्रीमेंट का मोटिव ये था कि एक तो वो साथ ही साथ अपने आर्म्स जो ऑब्वियसली जो एक दूसरी आर्म्ड फोर्सेस के पास है वो उसे शेयर करें, ट्रेड करें, और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, खासकर जो इसराइल की मोसाद है उसके पास बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं। इसमें इटली को भी बहुत बड़ा फायदा था कि उसे मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट्स मिल रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पे आकर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से इटली को ये डिफेंस एग्रीमेंट को सस्पेंड करना पड़ा, तो जिसमें इसमें सबसे बड़ा रीजन जो आता है वो है लेबनान का। आपने अभी सुना होगा कि जब ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हुई थी, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी गई थी, जिसके रिगार्डिंग में मैंने फुल प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये थी कि लेबनान भी सीज फायर में इंक्लूडेड है, जबकि ईरान, जिसमें कि ईरान कह रहा था कि लेबनान इंक्लूडेड है, और जो अपोजिट पार्टीज थी वो कह रही थी नहीं है। तो लेबनान पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्ट्राइक्स करे गए थे इसराइल के द्वारा, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा और बहुत सारी जानें गई थी लेबनान में, क्योंकि लेबनान में ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्ला वहाँ पे थोड़ा अपना ठिया जमाए बैठी हैं, जिसकी वजह से इसराइल वहाँ पे स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहा था। लेकिन जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुनने में ये बड़ी खबर आई है कि लेबनान और इसराइल में सीज फायर हो चुका है। अब हम थोड़ा मैप के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसराइल है और यहाँ पे है लेबनान। इसराइल का नदर्न साइड लेबनान के सदर्न साइड से कनेक्टेड है। और जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत समय से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं इसराइल के द्वारा हिजबुल्ला पे। तो एट द एंड आगे चल के बात ही आती है कि जो इसराइल ने जो ऑपरेशंस किए लेबनान में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज बोट हुई थी, जिसको एक ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी मिला था, यही एक वन ऑफ द मेन रीजंस था जिसकी वजह से इटली ने अपना जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसे सस्पेंड करा। दूसरा जो इसमें आता है थ्रेट टू UNIFIL। इटली की एक बहुत ही बड़ी कंटीजेंट है ऑफ पीस मेकर्स इन द UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो इसराइल की जो वार्निंग शॉट थी वो इन्हीं इटालियन पोजीशंस के आसपास देखी गई थी, कि एक तरीके से थ्रेट बना आगे चल के इटालियन ट्रूप्स बीच को। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है और जिसको मैं अभी ऑब्वियसली हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डी फैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इसराइल, लेबनान एंड दी ऑक्युपाइड गोलन हाइट्स के बीच में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लितानी रिवर यहाँ से बहती है,
ये जो मैं दैट एरिया से हाईलाइट करता हूँ, तो इतना ये जो एरिया है इस लितानी रिवर और ये जो बॉर्डर के, तो इस पूरे एरिया में जो यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेस हैं, तो वो इस पूरे एरिया में ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहते हैं। तो उनका मकसद ये है कि जो यहाँ पे लेबनान में हिजबुल्लाह है और इसराइल के बीच में एक तरीके से बफर जोन क्रिएट हो सके, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतने ज़्यादा बढ़ते हुए ना दिखे। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि UNIFIL पे ऑब्वियस वहाँ पे अटैक करे गए, और एक तरीके से जो इजरायली वार्निंग शॉट्स थी वो उनके चेक पॉइंट्स के पास भी देखी गई, जहाँ पे इटली के आर्म्ड फोर्सेस थी। तो वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है कि इटली को जो उनका डिफेंस एग्रीमेंट है इसराइल के साथ, उसे सस्पेंड करना पड़ा। बड़ा कंसर्न जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। इसराइल ने जो स्ट्राइक्स करे थे लेबनान में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसराइल को ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। तो एक ही बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न बनता है गाजा और लेबनान के जो एरियाज हैं उसमें, और साथ ही साथ जो इटली के अंदर जो डोमेस्टिक प्रेशर बनता जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि एक वन ऑफ द मेन रीजंस हो कि इटली को ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसे सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि इटली के अंदर ही अपोजिशन और जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसराइल की तरफ क्रिटिकल बनता जा रहा है, साथ ही साथ एंटी इसराइल एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इटली और इसराइल का डिफेंस एग्रीमेंट है वो एक तरीके से एंडोर्समेंट अपीयर कर सकता है इजरायली एक्शन के, जो कि वहाँ पे जो इटली की सरकार है अभी जॉर्जिया मेलोनी की करंट, वो उनके लिए इतना एक तरीके से पॉजिटिव इमेज नहीं बनाएगा उनके देश में ही। अगर हम यहाँ पे थोड़ी बात करें लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की, तो इसमें जो बड़ा रीजन ये आता है, जो EU और जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी ऐसी डिफेंस ट्रेड को उन नेशंस के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, या फिर जो एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को। और इनफैक्ट साल 2024 में इटली ने ऐसा कुछ सिमिलर स्टेप लिया था, जहाँ पे उन्होंने इसराइल को जो वो आर्म्स एक्सपोर्ट करते आ रहे थे उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही साथ ये एक एथिकल डिप्लोमेसी भी दर्शाता है कि एक तरीके से जो शिफ्ट आ रहा है वो ये इंश्योर कर रहा है कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो अलाइन करें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ, ना कि उन्हें वायलेट करें। तो इस डिसीजन का स्ट्रैटेजिक मीनिंग क्या है? इटली इस डिफेंस एग्रीमेंट को इसराइल के साथ सस्पेंड करके अपना स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखा रहा है विदाउट कंप्लीटली सेवरिंग डिप्लोमेटिक टाइज। मतलब कि उनके जो एक तरीके से इसराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज है, साथ ही साथ अपना डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं जो इसराइल लेबनान और गाजा में जो सिविलियन कैजुअलिटीज कर रहा है उनके खिलाफ। अब इसमें साथ ही साथ इटली की फॉरेन पॉलिसी में भी शिफ्ट आया है, क्योंकि जो पहले इटली की फॉरेन पॉलिसी थी वो प्रो इसराइल यूरोपियन एलाई के तौर पे देखी जा रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कंडीशनल एंगेजमेंट और साथ ही साथ एथिकल डिप्लोमेसी की तरफ जाती जा रही है। अब साथ ही साथ यहाँ पे इटली ने एक कंडीशनल एंगेजमेंट भी रखी है कि जो फ्यूचर डिफेंस कॉपरेशन होगा इसराइल के साथ, अब एडहेयर करा जाएगा इंटरनेशनल लॉ को और सीजफायर प्रोग्रेस को, कि इटली कितना जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसे कितनी अच्छी तरीके से बना के चल रहा है, और साथ ही साथ जो सीजफायर की जो बातें कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। आगे जाके इसराइल ऐसी सिविलियन कैजुअलिटीज करेगा लेबनान या गाजा में, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि अब जो इटली और जो इसराइल का डिफेंस एग्रीमेंट है वो कहाँ आगे जाके स्टैंड करेगा कुछ सालों में। पे EU और इसराइल के रिलेशंस में क्या फर्क पड़ता है, ये डोमिनो इफेक्ट ले आएगा। इटली का मूव एक तरीके से मोमेंटम क्रिएट करेगा अदर EU नेशंस के लिए कि वो रिव्यू करे अपनी बायलैटरल डिफेंस पैक्ट्स को। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो EU और इसराइल के बीच में एक एसोसिएशन एग्रीमेंट करा गया था, जिसके की फीचर्स थे कि एक तो फ्री ट्रेड में कोऑपरेशन करा जाए, साइंटिफिक कोलैबोरेशन हो और जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो हो, लेकिन इसमें बहुत ही स्पेसिफिक और एक क्रूशियल क्लॉज ये था कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बनी रहे, लेकिन इसराइल ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ही वॉयलेट करा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस क्लॉज का भी साथ ही साथ वॉयलेशन हुआ। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लेवरेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि EU इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल इजरायली ट्रेड वो EU के साथ करता है। आगे चल के कोई भी डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन दिखता है EU इसराइल के बीच में, इसराइल की इकोनॉमी को आगे चल के बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। इसराइल को साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक रिपोर्केशन झेलने पड़ सकते हैं। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, इटली ने इसे पूरी तरीके से कैंसिल ही क्यों नहीं कर दिया? इतने सारे वायलेशंस कर रहा था जो उनकी क्लॉज में भी थे, जो उनके एग्रीमेंट में थे, बहुत सारे। इसके बड़ा रीजन ये है कि इटली चैनल्स को ओपन रखना चाहता है, और एक तरीके से यहाँ पे इटली ने पॉज एंड प्रेशर स्ट्रेटेजी चली है। ने इसे एक तरीके से पॉज करके एक तरीके से प्रेशर डाला है इसराइल पे
कि वो अपने जो भी एस्केलेशन कर रहे हैं वो अभी इस वॉर के बीच में या जो हो रही थी वो उसके रिगार्डिंग एक बार कुछ सोचें कि चल के ऐसा हो सकता है कि इसराइल डी एस्केलेशन करे। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो इटली और इसराइल के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो आगे जाके वापस से रिन्यू हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे इटली ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करके चली है। वो अवॉइड करते हैं पूरी टोटल एलियनेशन को कि आप इसराइल का कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, इसराइल एक बहुत ही बड़ी लार्ज पावर है। वो इवन यूएस को इसराइल ईरान वॉर के बीच में लाकर पूरा लाके खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी पावर रखता है वो। तो यहाँ पे इटली ने एक तरीके से चाल ही चली है कि उन्होंने पूरा एलियनेट नहीं करा इसराइल एज अ पार्टनर को, और साथ ही साथ उन्होंने जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीगल डिमांड्स है उसे भी सेटिस्फाई करा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बड़ा रीजन ये आ सकता है, कि अगर डिफेंस एग्रीमेंट पूरा ही कैंसिल हो जाता तो इटली और इसराइल दोनों की जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरीके से उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और साथ ही साथ ये आगे चल के एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करवा रहा है इटली की कि वो आगे चल के कोऑपरेशन कर सके और आगे चल के इसराइल के साथ बात कर सके। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा कि इटली इसराइल के बीच में क्या डिफेंस एग्रीमेंट थी, पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी और आगे चल के क्या हो सकता है और इसके रीजंस क्या थे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद।